नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल्स की। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने जब टॉपिक पढ़े थे उनके साथ साथ में देख लिए थे। जो कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, बच गए थे, उन एग्जाम्पल्स को अब हम देखने वाले हैं। देखिए, जो थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारे को बता रखा है कि पृथ्वी के वास्तव विपरीत बिंदु A और B से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। चंद्रमा की दो दिशाओं के बीच जो एंगल है चंद्रमा पर बना हुआ वो थीटा है और उसका जो मान है वो है 1 डिग्री 54 मिनट। पृथ्वी का व्यास हमारे को दे रखा 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी का अभिकलन कीजिए। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा को देखा गया है पृथ्वी के व्यास से। ये हम निर्मित कर लेते हैं कि हमारे पास में पृथ्वी है और ये इसका व्यास है ए बी। हमारे को बिंदु बता रखे हैं ए और बी से देखा गया है। देखिए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के द्वारा चंद्रमा पर अंतरित जो एंगल है वो है थीटा। ये चंद्रमा है। ये वाली डिस्टेंस हम बी कंसीडर कर लेते हैं, इस वाली डिस्टेंस को हम डी कंसीडर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या। तो यहां पर जो कोण है वो तो हमारे पास में है थीटा, चाप है वो स्मॉल बी। ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की तुलना में काफी कम है और इसको हम चाप के इक्वल ले सकते हैं। तो त्रिज्या है वो हमारे पास में यहां पर डी है जो हमें ज्ञात करनी है। तो d बराबर b अपॉन में थीटा हमारे पास में आ गया है दोस्तों। अब यहां पर हमारे को जो वैल्यूज दे रखी है उसमें से एक तो दे रखा है थीटा की वैल्यू और ये जो थीटा है वो दे रखा है डिग्री के अंदर और मिनट में दे रखा है और जो b है हमारे पास में वो दे रखा है मीटर में। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है दोस्तों। इसको सर्वप्रथम में ये हमारे को दे रखा है मिनट में, तो इसको कन्वर्ट करता हूं। इस 1 डिग्री के बराबर हम 60 मिनट, ये 54 मिनट पहले से ही पड़ा है। हमारे पास में जो टोटल मिनट में जो एंगल है वो 114 मिनट आ चुका है दोस्तों। अब 114 मिनट को यदि हम सेकंडों में कन्वर्ट करें तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सेकंडों में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। अब 1 सेकंड कितने रेडियन के तुल्य होती है वो भी मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होती है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगी तो एक जो डिग्री होगी वो पाई बट्टे में 180 रेडियन के तुल्य होगी और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो जो 60 जो मिनट हैं 60 मिनट और 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 सेकेंड बराबर होता है पाई बट्टे में 180 रेडियन। यहां से 1 सेकेंड बराबर आ जाएगा पाई बट्टे में 180 गुणा में 60 गुणा में 60। ये हमारे पास में रेडियन आ गया है। तो एक जो सेकंड है उसके तुल्य यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों आपके पास में आएगा 4.85 गुणा 10 की घात -6 रेडियन। ये भी हमने पहले देख लिया था, जो पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने ये देखा था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे जब हम सोल्व करेंगे, d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। d हमें ज्ञात करनी है और यहां से हमारे पास में जो b है, b बट्टे में थीटा फॉर्मूला है। b की जो वैल्यू है वो देखिए दोस्तों, b का मान हमारे को क्वेश्चन में बता रखा है 1.276 इंटू 10⁻7 और थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 114 गुणा 60 मिनट 60 सेकंड के बराबर। 114 गुणा 60 और ये कन्वर्ट हो गया है सेकंडों में। और जब इस सेकंड को कन्वर्ट करते हैं हम सेकंडों को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो इसको 4.85 गुणा 10 की घात -6 से और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे
तो 114 गुणा में 60। अब ये जो सेकंड है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.85 गुणा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब विद्यार्थी इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने का 10⁻⁻6 ऊपर जाएगी, 10⁻+6 हो जाएगी, 7 पहले से पड़ी है तो विद्यार्थी को 10⁻13 हो जाएगी, एक घात इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। जब इसमें आप भाग देंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में 3.84 गुणा 10�8 मीटर प्राप्त होगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.84 गुणा 10�8 मीटर होती है। दोस्तों ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये अगले एग्जाम्पल को भी करना तो उसी तरीके से ही है। सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकंड है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारे को बता रखी है। तो सूर्य का व्यास प्रकलित कीजिए कि देखिए ये हमारे पास में है सूर्य है और जो इसका व्यास है, जो इसका व्यास ये वाला है, इसकी पृथ्वी के ऊपर यहां पर ये हमारे पास में पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो अंतरित जो एंगल है वो है थीटा से मैं यहां पर या अल्फा से पुट कर देते हैं। और अल्फा की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में बता रखी है वो 1920 सेकंड बता रखी है। और जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 1920 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁻6 ये अब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि 1 सेकंड बराबर 4.85 गुणा 10⁻⁻6 रेडियन होता है। तो मैंने इस सेकंडों को रेडियन में अब कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे को दे रखी है डी की टर्म्स में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। जो सूर्य है ये सूर्य है दोस्तों, और सूर्य का जो व्यास है वो स्मॉल डी हम ले लेते हैं। तो यहां पर भी हम कोण बराबर चाप बट्टे में त्रिज्या वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो कोण है उसको हम अल्फा से पुट कर रहे हैं। चाप यहां पर स्मॉल डी के तुल्य है, त्रिज्या है वो डी के इक्वल है। तो यहां से आपके पास में जो डी है उसकी वैल्यू चाहिए तो डी बराबर आपके पास में आ गया अल्फा इंटू डी। तो डी बराबर हमारे को ज्ञात करना है तो मान रख दीजिए। अल्फा की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 1920 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁻6 और जो डी की वैल्यू है वो हमारे को बता रखी है 1.496 इंटू 10⁻11। देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां से इसको पुट कर रहा हूं। यहां से 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर दिया मैंने 1.920 इंटू 4.85 इस वाली वैल्यू को भी मैं पहले पुट कर देता हूं तो 1.496। अब देखना दोस्तों 10 की घात यदि मैंने इसके 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर दिया तो 10 की घात प्लस में 3 यहां से निकलेगी। तो 10 की घात प्लस 3 यहां से निकल गई, 10 की घात माइनस 6 यहां पर पड़ी है, 10 की घात प्लस में 11 यहां पर पड़ी है। तो 10 की घात प्लस में तो आपके पास में आ गई है 14 और माइनस में है 6 तो 10 की घात प्लस में रह गई है 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए दोस्तों क्या आपके पास में आएगा। यहां से जब आप इसको डी की वैल्यू निकालेंगे तो 13.9 गुणा 10 की घात आपके पास में 8 मीटर प्राप्त होगा। और यही पर सूर्य का व्यास है दोस्तों। तो कैलकुलेशन का आप लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, गुणा करना है और गुणा करेंगे तो वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर भी इसको पुट किया जा सकता है दोस्तों। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारे पास में एनसीईआरटी का जो 8वां एग्जाम्पल है वो है किसी तापमापी द्वारा मापे गए 2 पिंडों के ताप क्रमशः T1 की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे पिंड का तापमान दे रखा है T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन पिंडों का जो तापांतर है वो ज्ञात करना है, उसमें आई त्रुटि ज्ञात करनी है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए कि एक तापमापी दो पिंडों के ताप माप रहा है। एक पिंड का तापमान यह है, उसका एग्जैक्ट तापमान तो यह है और उसमें यह त्रुटि यह है। दूसरे पिंड का एग्जैक्ट तापमान यह है और उसमें त्रुटि यह है। अब ये हमारे को पूछ रहा है कि इन पिंडों का तापांतर, दोनों पिंडों के ताप में अंतर कितना है। तो इसमें से T2 माइनस T1 हमें करना है और उसमें आई त्रुटि प्रकृत कीजिए। जब हमें इन दोनों के तापों का अंतर हम निकालते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि गठाव में त्रुटि ज्ञात करनी है। हमें गठाव में जो त्रुटि है वो ज्ञात करनी है और दोनों के पिंडों का तापांतर कितना है वो हमें ज्ञात करना है। दोस्तों जो दिया हुआ है वो देखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को T1 की जो वैल्यू है वो बता रखी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 की जो वैल्यू है वो बता रखी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस उसमें जो त्रुटि है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के तुल्य है। अब ये तो जो पहला पिंड है उसका एग्जैक्ट मान, ये दूसरे पिंड के तापमान का एग्जैक्ट मान, उसमें त्रुटियां दोनों में सेम ही बता रखी है। अब हम दोनों पिंडों के ताप में अंतर, जिसको तापांतर कह रहे हैं, पिंडों का तापांतर। पिंडों का तापांतर का मतलब है दोनों पिंडों के तापों में अंतर। दोनों पिंडों के तापों में अंतर, जो ताप है उसमें अंतर होगा, उसी को ही हम तापांतर कह रहे हैं दोस्तों। तो यहां पर जो तापांतर है उसको मैं T2 माइनस T1 से पुट कर देता हूं, तो वो हमारे पास में आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास में तापांतर आ गया है। और जब त्रुटि, ये तापांतर हमारे पास में आ चुका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ताप का हम अंतर यहां पर ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास में जो त्रुटि है वो कितनी हो सकती है, इसमें यहां पर हमारे को साथ में ये भी लिखना है, ये वाली वैल्यू भी साथ में पुट कर दीजिए, प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर माइनस हमें लगाना है, फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए दोस्तों, यहां से T2 माइनस T1 इक्वल टू 50 माइनस 20, ये तो आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर जो त्रुटियां हैं वो चार प्रकार की होगी। एक तो है अधिकतम त्रुटि और दूसरी है न्यूनतम त्रुटि। तो जो अधिकतम त्रुटि है वो तो दोनों का चिन्ह यदि आप सेम लेते हैं, दोनों का चिन्ह यदि आप सेम ले लेते हैं, दोनों को यदि आप धनात्मक ले लेते हैं, तब आपको अधिकतम त्रुटि मिलेगी। जैसे इसका भी मैं प्लस का साइन ले लूं तो प्लस में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी हम त्रुटि का प्लस का साइन ले लेते हैं तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास में आ जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखिए न्यूनतम जो त्रुटि है, न्यूनतम जो त्रुटि है वो हमारे पास में क्या आएगी, एक यदि हम प्लस में ले लें और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो माइनस में ले लें, तो जो न्यूनतम त्रुटि है वो तो शून्य होगी दोस्तों। तो जो त्रुटि होगी वो यही वाली कंडीशन में होगी, दोनों के प्लस साइन लेते हैं तब आपके पास में प्लस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की त्रुटि हो जाएगी, और दोनों में ही माइनस के साइन लेते हैं तो माइनस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की त्रुटि हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास में ताप में अंतर और तापांतर में ये है त्रुटि। ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है तापांतर में त्रुटि। जब ताप में अंतर किया तो उसमें जो त्रुटि है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की प्राप्त हो सकती है दोस्तों। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, 9वां एग्जाम्पल, प्रतिरोध R बराबर V बट्टे में I। हम जानते हैं ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, जहां V की वैल्यू हमारे को 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट,
एवं धारा I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर दे रखी है। आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सर्वप्रथम तो हमारे को यह समझना है कि प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है। कक्षा 10 में आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया है। इसके साथ में हमारे को जो V है विभवांतर, उसकी वैल्यू बता रखी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और जो I है उसकी वैल्यू हमें बता रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो R है उसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। एक हमने घातांक में जो प्रतिशत त्रुटि है, जो त्रुटि का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया कि जो घात है उसको पहले लिखिए और उस राशि में प्रतिशत त्रुटि। तो यहां पर R में जो प्रतिशत त्रुटि है, R में प्रतिशत त्रुटि पूछी है दोस्तों, तो R में जो प्रतिशत त्रुटि है तो V की घात यहां पर 1 और फिर आ जाएगा गुणा में V में प्रतिशत त्रुटि। V में प्रतिशत त्रुटि दोस्तों, यदि यहां पर V की घात 2 होती तो इधर 2 आ जाता गुणा में, फिर प्लस में। देखो बट्टे वाली राशि को भी प्लस में लिखना है, और यदि ऊपर राशि होती तो भी उसको प्लस में ही लिखते, और उसकी जो घात है I की यहां पर घात 1 और फिर देखेंगे I में प्रतिशत त्रुटि। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को I और V में प्रतिशत त्रुटि नहीं बता रखी। यदि V में और I में प्रतिशत त्रुटि हमें पता हो तो हम R में प्रतिशत त्रुटि सीधी ही निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर भी 1 से गुणा होना है, यहां से भी 1 से गुणा होना है। V में प्रतिशत त्रुटि और I में प्रतिशत त्रुटि का योग ही R में प्रतिशत त्रुटि के तुल्य होगा। अब हम यहां पर देखेंगे V में प्रतिशत त्रुटि, V में प्रतिशत त्रुटि यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि इसमें जो ये वाली वैल्यू है वो तो इसका शुद्ध मान है, प्रारंभिक मान है। ये इसको यदि हम V' से लिखें तो ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। ये हमारे पास में V है, वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान तो V है, और इसमें जो त्रुटि है वो है डेल्टा V, या इस वास्तविक मान को V' कर दो। तो दोनों में से किसी में एक में तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। देखिए, हम जो फॉर्मूले लिखते आए हैं कि त्रुटि सहित और बिना त्रुटि की जो वैल्यू है वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके से लिखा है हमने कि A में जो त्रुटि है तो A प्लस माइनस डेल्टा A से पुट कर दिया। तो यहां पर ये वाली जो वैल्यू है वो V है। V लिखते हैं तब तो यहां पर V लगाओ। यदि इसको V' ले तो इसको V, चले मैं यहां पर इसको V' से कह दूं, इसको I' से कह दूं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ये है V प्लस डेल्टा V और ये है I प्लस माइनस डेल्टा I। तो डेल्टा V की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 5, और प्रतिशत त्रुटि के लिए इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा V की जो वैल्यू है वो है 5 और V का जो मान है वो है 100, गुणा में हमारे पास में है 100 प्रतिशत, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5% त्रुटि आएगी। V में जो परसेंटेज एरर है वो 5% आएगी। फिर इसके बाद में हम चलते हैं I में प्रतिशत त्रुटि। I में जो प्रतिशत त्रुटि है वो डेल्टा I अपॉन में I के तुल्य आएगी। ये तो I और ये है डेल्टा I प्लस माइनस डेल्टा I है, ये टोटल मान है, त्रुटि सहित मान है। गुणा में 100% कर देंगे तो हमारे पास में ये प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। डेल्टा I की जो वैल्यू है वो है 0.2, I का जो मान है वो है हमारे पास में 10, गुणा में 100%, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 बचेगा, 1 0 जब इससे गुणा होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, 2% त्रुटि आएगी दोस्तों। अब यहां से हम देखेंगे R में प्रतिशत त्रुटि। R में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 1 गुणा V में प्रतिशत त्रुटि, V में प्रतिशत त्रुटि है 5%, फिर 1 गुणा I में प्रतिशत त्रुटि जो कि है 2%, यहां से हमारे पास में आ जाएगा 5 प्लस 2 7%। तो जो प्रतिरोध है उसमें जो प्रतिशत त्रुटि है दोस्तों वो आएगी 7%। अब उसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं।
हमारे पास में एनसीईआरटी का 11वां जो एग्जाम्पल है उसमें बता रखा है कि यदि जेड की वैल्यू है वो 1 की घात 4 बी की घात 1/3 बट्टा सी डी की घात 3/2 हो तो जेड में आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी। देखिए दोस्तों, प्रतिशत त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है कि जो भी घात है उसको आप पहले लिखिए, फिर उसमें आपेक्षिक त्रुटि, फिर उन सबको इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। बट्टे वाली राशि को भी प्लस में ही लेकर चलना है। तो जेड में जो आपेक्षिक त्रुटि है उसको हम लिखेंगे यहां पर डेल्टा जेड बट्टे में जेड, डेल्टा जेड बट्टे में जेड से इसके आपेक्षिक त्रुटि को लिखा जाएगा। तो अब एक की जो घात है वो हमें सर्वप्रथम रखेंगे, फिर ए में आपेक्षिक त्रुटि, ए में आपेक्षिक त्रुटि, फिर बी की घात को लिखेंगे, बी में आपेक्षिक त्रुटि, इसी तरीके से सबका सॉल्यूशन लिखा जाएगा। तो ए में जो आपेक्षिक त्रुटि है उसको डेल्टा ए अपॉन में ए से लिखा जाएगा, फिर प्लस बी की जो घात है उसको सर्वप्रथम पुट कर देंगे, फिर बी में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा बी अपॉन में बी आ जाएगा, फिर प्लस सी की घात यहाँ पर 1 और सी में जो आपेक्षिक त्रुटि है वो है डेल्टा सी अपॉन में सी, फिर प्लस में हमारे पास में डी की घात 3/2, डी में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा डी अपॉन में डी के तुल्य होगी। देखिए इसका मतलब यह है कि जेड में जो आपेक्षिक त्रुटि है वो जिन राशियों पर निर्भर कर रही है उनकी घातें तथा उनकी आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये वाली जो राशि इसमें आपेक्षिक त्रुटि इन राशियों की घातों तथा उन राशियों में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो इसकी घात प्लस इसमें आपेक्षिक त्रुटि, इसकी घात इंटू इसकी आपेक्षिक त्रुटि प्लस इसकी घात इंटू इसमें आपेक्षिक त्रुटि प्लस इसकी घात इसमें आपेक्षिक त्रुटि, ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों। तो जेड में आपेक्षिक त्रुटि पूछी है तो जेड में आपेक्षिक त्रुटि इसी तरीके से लिखी जाएगी। और यदि जेड में प्रतिशत त्रुटि पूछी जाती, जेड में प्रतिशत त्रुटि पूछी जाती तो इस सब को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100% से मल्टीप्लाई कर देते और उसी तरीके से इसमें प्रतिशत त्रुटि फाइंड आउट होती। जेड में जो प्रतिशत त्रुटि यदि आपको पूछी जाए तो उसी तरीके से लिखी जाएगी, यहां पर 4 गुणा ए में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ए में प्रतिशत त्रुटि, फिर आएगा 1/3 और बी में प्रतिशत त्रुटि, फिर इसी तरीके से आपके पास में 1 गुणा सी में प्रतिशत त्रुटि और लास्ट में आ जाएगा आपके पास में 3/2 और डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारे पास में एग्जांपल है इसको समझेंगे कि किसी सरल लोलक का दोलन काल t = 2π × L/g होता है। यदि L का मापित मान 20 सेंटीमीटर है जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, तो यहाँ g के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है। क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा हो गया, इसमें एक एक चीज को समझेंगे हमें। सर्वप्रथम तो हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो लोलक है वो क्या होता है। एक दृढ़ आधार से धागे को बांधा जाता है, फिर उसमें एक पिंड को बांधा जाता है। ये एक अवितान्य द्रव्यमानहीन डोरी होती है। इसका मतलब अवितान्य का अर्थ यह है कि द्रव्यमान लटका दिया तो इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका द्रव्यमान नगण्य लेकर चलते हैं। इस डोरी की इसके पिंड के केंद्र तक की जो डिस्टेंस है वो L है और यदि इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से गति करता है और इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक और वापस यहां तक एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसको दोलन काल कहते हैं। दोलन काल को कैपिटल T से लिखा जा रहा है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बता रखा है कि जो L है दोस्तों, यहां पर L की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20.0 सेंटीमीटर।
एल का जो मापन है वो इस तरीके से कर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर तक की जो वैल्यू है उसको यथार्थता के साथ में, शुद्धता के साथ में माप सकते हैं। 1 मिलीमीटर से कम की डिस्टेंस को शुद्धता से नहीं मापा जा सकता। इट मीन्स जो त्रुटि है लंबाई के मापन में वो 1 मिलीमीटर की हो सकती है। इसका मतलब जो त्रुटि है उसको हम डेल्टा एल से पुट कर रहे हैं, जो कि 1 मिलीमीटर के तुल्य है। 1 मिलीमीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.1 सेंटीमीटर इसको पुट कर सकते हैं। एल का जो त्रुटिपूर्ण मान है, त्रुटि सहित मान है, वो क्या आ जाएगा, एल प्लस माइनस डेल्टा एल से पुट कर सकते हैं। 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर से लिखा जाता है। फिर हम बात करेंगे आवर्तकाल का मापन। और आवर्तकाल का मापन देखिए दोस्तों, 100 दोलनों का जो आवर्तकाल है वो 90 सेकंड बता रखा है और उनको मापा जा रहा है घड़ी की सहायता से, और वो घड़ी 1 सेकंड तक का जो समय है वो यथार्थता के साथ माप रही है। इसका मतलब 1 सेकंड से कम यदि समय होता है तो उसको शुद्धता के साथ नहीं मापा जा सकता, परिशुद्धता के साथ में नहीं मापा जा सकता। तो इसका मतलब जो समय है वो हमारे को बता रखा है 90 सेकंड, और 90 सेकंड में जो त्रुटि है वो 1 सेकंड की हो सकती है। तो डेल्टा टी है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 सेकंड। तो टी का त्रुटिपूर्ण जो मान है वो क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण जो मान है दोस्तों हमारे पास में आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी बराबर में आपके पास में आ जाएगा 90 प्लस माइनस 1 सेकंड आपके पास में प्राप्त होगा। अब यहां से इस फॉर्मूले को देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला आपके पास में है उस फॉर्मूले को मैं यहां पर पुट कर दूं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसी फॉर्मूले, पहले मैं एक बार फॉर्मूला रख देता हूं, टी बराबर 2 पाई अंडर में एल अपॉन में जी। तो यहां से इसका जब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर आपके पास में आ गया है 4 पाई स्क्वायर एल बट्टे में जी, और जो जी का फॉर्मूला है वो आपके पास में आ गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर। तो जी में जो आपेक्षिक त्रुटि है वो होगी, देखिए 4 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, एल में आपेक्षिक त्रुटि प्लस 2 गुणा टी में आपेक्षिक त्रुटि के तुल्य। प्रतिशत त्रुटि भी इसी तरीके से ही होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहां से मैं आगे पुट कर रहा हूं, जी में जो आपेक्षिक त्रुटि है उसको हम डेल्टा जी अपॉन में जी की, इसका मान कितनी यथार्थता के साथ में मापा जा सकता है तो वो हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेल्टा जी अपॉन में जी बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन में एल, क्योंकि एल की घात यहां पर 1 है तो 1 रख दो, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। फिर प्लस में 2 गुणा में डेल्टा टी अपॉन टी से भी इसको पुट किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, डेल्टा एल अपॉन में एल की वैल्यू आपके पास में है, डेल्टा टी अपॉन में टी की वैल्यू भी आपके पास में है। तो यहां से जी में प्रतिशत त्रुटि भी देख सकते हैं दोस्तों, जी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो आपके पास में आ जाएगी डेल्टा एल अपॉन में एल गुणा में 100%, फिर प्लस में 2 गुणा डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100%। इसको जब हम सोल्व करेंगे, आप देखिए दोस्तों, यहां से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो क्या निकल कर आएगी, जी में प्रतिशत त्रुटि बराबर होगी डेल्टा एल की वैल्यू वहां से 0.1 अपॉन 20 गुणा में 100 गुणा में 100 आ जाएगा। फिर प्लस में आपके पास में यहां से देखिए दोस्तों, प्लस में आपके पास में 2 गुणा डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 1 सेकंड अपॉन 90 गुणा में आ गया है आपके पास में 100। तो ये आपके पास में निकल कर आता है। तो यहां से देखिए क्या निकल कर आ रहा है, इसमें इसका भाग चला जाएगा 5 टाइम्स, और ये प्रतिशत में आएगा सब कुछ ही। तो 5 टाइम्स चला गया तो 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5% आ गया।
फिर प्लस में 2 इंटू, जब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है दोस्तों, तो यहां से 20/9% रह गया, तो 0.5% प्लस इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2.22 ऐसे ही चलने वाला है। तो यहां से जब इसका एडिशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2.52%। ये हमारे पास में जी में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा।